आज का हमारा लेक्चर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन कोलिजन्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कोलिजन्स की प्रॉब्लम को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स के वो यूज़ लेने पड़ते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम कोलिजन की प्रॉब्लम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है और ये किस प्रकार से जो है काम करते हैं, और इनको यूज़ लेने से जो है हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से इजी हो सकती है। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के थ्रू, तो हमें फोर्स को इग्नोर करते हैं। यानी हमें अगर फोर्स नहीं भी पता है तो भी हम उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी से जो है हम मास और वेलोसिटी से हम उसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों निकाल सकते हैं और प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि जो सारी प्रकार की कोलिजन की प्रॉब्लम है जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हमें जो सबसे पहली जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो हमें याद रखना चाहिए। वो है मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए कोलिजन। देखिए, ये जो नियम है मोमेंटम कंजर्वेशन का, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ, हमेशा यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है। प्रॉब्लम चाहे किसी प्रकार की हो, कोलिजन की प्रॉब्लम चाहे वो इलास्टिक प्रॉब्लम हो या इनइलास्टिक प्रॉब्लम हो, ये नियम हमेशा हर जगह वैलिड है। तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर ऑल कोलिजन्स। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए कोलिजन। कोलिजन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम शुड बी रिमेन कंजर्व्ड और शुड बी रिमेन इक्वल। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी इक्वल टू एम ए वी ए प्राइम प्लस एम बी वी बी। इट मीन्स any body which have mass ma and other body have mass mb, if they both are collide with each other with a different velocity va and vb, then after collision their velocity changes to va prime and vb prime, but their momentum before collision and the momentum after collision remains conserved. So we understand the case of two very hard objects like billiard balls. दो बिलियर्ड बॉल है, बिलियर्ड बॉल आप जानते हैं बहुत स्मूथ होती है और जो सरफेस जिस पे वो जो टेबल होती है वो भी बहुत स्मूथ होती है। तो उस सरफेस पर जब आप कोलिजन की प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन, लगभग इलास्टिक कोलिजन है। क्योंकि जब वेरी हार्ड वो जो बिलियर्ड बॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है और जब कोलिजन करती है तो कोलिजन के वक्त वो आपस में एक दूसरे को मोमेंटम अपना ट्रांसफर करती है और इस प्रकार उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज आती है। तो जो नियम पहला है वो यहाँ पर भी वैलिड है, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए वी ए प्राइम प्लस एम बी वी बी प्राइम। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ये लॉ वैलिड है। दूसरा लॉ हमने जैसे डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, क्या ये भी कंजर्व रहती है? यस, ये कंजर्व रहेगी अगर आपकी कोलिजन की प्रॉब्लम, अगर आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन शुड रिमेन्स कंजर्व्ड। It means the energy before collision half mv va square plus half mv vb square equal to half ma va prime square plus half mv va vb prime square. Next, अब हम बात करें इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? लेकिन अब मैंने एक चीज पहले आपको बता दी है कि अगर कोलिजन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ हमेशा वैलिड है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्या वो वैलिड है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। अगर इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉब्लम है तो हम ये देखते हैं कि जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो कंजर्व क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जब भी कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी या किसी और प्रकार की एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई
कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर दो बॉडी टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है तो ये चिपकने के बाद वो एक ही वेलोसिटी से चलती है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन का। तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। यानी रूल 1 तो हमेशा फॉलो होगा ही, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगी। हम इसको एक ट्रेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ट्रेन के दो कोच है जिसमें बिफोर कोलिजन जो है आपका मान लीजिए इस कोच की वेलोसिटी, कोच ए की वेलोसिटी वी ए 24 मीटर पर सेकंड है, कोच बी रेस्ट में है। तो आफ्टर कोलिजन, अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे से कोलाइड करें, ये ए बी से कोलाइड करके, और आफ्टर कोलिजन ये ए की वेलोसिटी वी प्राइम से मूव करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मुझे इसका मास पता है, मान लीजिए दोनों का मास सेम है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मास जो है वो क्या है, दोनों का सेम है। मान लीजिए 10,000 किलोग्राम मास है, वी आपको दे रखा 24 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये इनिशियली वी बी एट रेस्ट, तो हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो है इसकी वेलोसिटी क्या है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूँ इनिशियली तो वो क्या आएगा, 1/2 ma/v²। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.88 इंटू 10⁻6 जूल। एंड फाइनली अगर आफ्टर कोलिजन की बात करें तो कोलिजन के बाद में क्या होगा, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएगी तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाफ ma प्लस mb v प्राइम स्क्वायर एंड इक्वल टू 1.44×10⁻6 जूल। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी लगभग हाफ हो गई है, लगभग क्या एग्जैक्टली हाफ है। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो रहा है, 50% लॉस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम समरी अगर इसकी बताएं तो बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हम रूल 1 कह रहे हैं, वो हमेशा कंजर्व रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोलिजन जो है आपका इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। इसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रूल नंबर 2, इसको रूल नंबर 2 हमने कहा, ये हमेशा कंजर्व रहेगा अगर कोलिजन इलास्टिक है, और ये कंजर्व नहीं रहेगा अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगर हम इसी प्रॉब्लम को 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशन कोलिजन की प्रॉब्लम में सॉल्व करना चाहे तो भी ये नियम वैलिड है। आप देख सकते हैं कि जो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है वो वैलिड रहेगा यहाँ पर भी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहेगा अगर ये कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। हम इसको एक वीडियो से समझ सकते हैं। एक वीडियो चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जैसे ही मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 से कोलाइड करता है, मान लीजिए इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, तो कोलिजन के बाद में ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। इसी प्रकार से बेसबॉल का आपने देखा, या आप बिलियर्ड बॉल का एग्जांपल देखें तो एक बॉल दूसरे बॉल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एग्जांपल है हिटिंग बेसबॉल, बाउंसिंग बास्केटबॉल या प्लेइंग पूल यानी बिलियर्ड्स का जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं। इन सब में क्या होता है, नेट मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन और जो नेट मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ये दोनों कंजर्व रहेंगे। यानी मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम हमेशा फॉलो होगा। इलास्टिक कोलिजन की बात करें बिलियर्ड बॉल के केस में तो कंजर्व रहेगा। अगर इन इलास्टिक केस की बात करें तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे बताया इन इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद में क्या होगा, दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाएगी यहाँ। इसी प्रकार से हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की तो कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा यहाँ पर, तो कोई हीट भी डेवलप नहीं होगी इन दिस केस। तो कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो आपका जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें किसी प्रकार की हीट का लॉस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब क्या हर वक्त क्या इलास्टिक कोलिजन जो है आपको मिलता है? इलास्टिक कोलिजन वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं मिलता, क्योंकि देखो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। तो इन सब के बावजूद भी अगर आपको अगर आपको ये समझना है कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो किस प्रकार से है, तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका जो है बिलियर्ड बॉल्स का ही है। इसमें ये सब लग रहे हैं नियम,
हालांकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है, यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस वो लगभग ना के बराबर है, ग्रेविटी भी लग रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन आपको लगभग मिला, क्योंकि देखो आप बॉल देख पा रहे होंगे एकदम स्मूथ सी है, सरफेस भी काफ़ी स्मूथ रहती है। जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसको फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, इस बॉल से कोई दूसरी बॉल टकराती है। मैं इसको फिर से पीछे रिवाइंड करता हूँ। ये बॉल रेस्ट पे है, पहली बॉल रेस्ट में है, दूसरी बॉल इससे आके टक्कर करती है मान लीजिए। तो क्या हो रहा है, टक्कर के बाद में पहली बॉल तो चली गई उधर और दूसरी बॉल रुक गई, यानी कि इलास्टिक कोलिजन का एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें कि पहली बॉल जो है वो तो है रेस्ट में और दूसरी बॉल किसी वेलोसिटी से आ रही थी। तो आफ्टर कोलिजन पहली बॉल जो रेस्ट में थी वो उसी वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में चली गई, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से पहली बॉल आ रही थी, और पहली बॉल जो दूसरी बॉल थी वो रुक गई, रेस्ट में आ गई। तो यहाँ पर नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन और नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये क्या रहेगा, सेम रहेगा इन दिस केस। ओके, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, जब मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें। एक बॉल आपके मूव कर रही है स्मॉल कम वेलोसिटी से, दूसरी बॉल पीछे से आके टक्कर करती है, वो किसी हायर वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये नियम वैलिड है। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन आप देखेंगे, नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखेंगे तो वैलिड है। क्यों? क्योंकि जब आप वापस देख पाएंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बहुत स्लो वेलोसिटी चल रही है, ये थोड़ी तेज। तो टक्कर के बाद जो स्लो चल रही थी वो तेज चलना शुरू करती है, और जो तेज चल रही थी वो स्लो चल रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वाली चेंज हुई, लेकिन मास वही है, इसलिए मोमेंटम जो है इनका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दो बॉल एक दूसरे की तरफ आ रही है, हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन में ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसको हम इलास्टिक कोलिजन में देख सकते हैं। दो पार्टिकल जिनका मास इक्वल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन जाएंगे। यानी कि इनका जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन जो है उस केस में चेंज आएगी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व आपको होता हुआ मिलेगा। आगे चलते हैं। अब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। मान लीजिए एक कार जो है वो रेस्ट में है और एक दूसरी कार जो आके इससे टक्कर करती है। तो टक्कर करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि हीट क्रिएट होगी, डैमेज होगा तो साउंड एनर्जी भी आपको वहां पर मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और जो फाइनल आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वो हीट और साउंड एनर्जी के फॉर्म में आपको जो है लॉस होती हुई मिलेगी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन का। इसी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर से ये कोलिजन की प्रॉब्लम को हम देखते हैं बिना फ्रिक्शन के, बिना रेजिस्टेंस के। तो क्या होगा, सपोज वही गाड़ी जो कि अभी तक जो रेस्ट में थी उसको हम फिर से देखते हैं, और जो दूसरी गाड़ी है जो मोशन में थी, आफ्टर कोलिजन जब उससे टक्कर करेगी तो क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कार बी जो है और कार ए है, इन दोनों का मास क्या है, इक्वल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह किसी प्रकार का कुछ नहीं है। बी जो है वो है रेस्ट में और ए इसकी तरफ हेड ऑन कोलिजन करेगा। तो क्या होगा, देखते हैं इसको। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी देखिए 10 मीटर पर सेकंड और वो रेस्ट में है। तो जब ये कोलिजन किया तो डैमेज तो हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। डैमेज हो रहा है तो उसके बाद में क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से डैमेज के बाद में क्या हुआ, दोनों बॉडी आपस में चिपक के जुड़ के एक ही वेलोसिटी एक साथ जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन से कार ए आ रही थी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पर लगाएं। मान लीजिए पहली गाड़ी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मास m है, दूसरी गाड़ी का भी मास m है, लेकिन क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों जुड़ जाएगी तो मास 2m हो जाएगा और वेलोसिटी वही जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, मान लीजिए v। तो हमें ये v निकालना है।
तो v कैसे निकलेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर लगाएंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो v है वो आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हाफ हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कोलिजन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो अब हम देखते हैं दो कणों की टक्कर, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आवश्यक नहीं है। पहली बात तो ये कि कोलिजन की प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कोई भी दो बॉडी है, क्या वो टक्कर कर रहे हैं रियल में? अगर वो टक्कर कर रहे हैं रियल में तब तो कोलिजन कहलाएगा। लेकिन अगर वो टक्कर रियल में नहीं कर रहे हैं और फिर भी मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी कोलिजन की। फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस है या एक एटम है जिसके ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल की टक्कर कर रहा हूँ, तो टक्कर के बाद में क्या होगा, वो उसको बिना टच किए क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे और टक्कर में एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करेंगे। ये इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, यानी इसकी मोमेंटम यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ। इसी प्रकार से हम जो है बात करें कोई हेवनली बॉडीज की, वहां पर भी इस प्रकार से जो है आप कोलिजन देखते हैं। तो जो आपको मैंने अभी बताया है कि कोई भी प्रकार की टक्कर हो, चाहे वो प्रत्यास्थ हो या वो अप्रत्यास्थ हो, उसके अंदर जो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हमेशा लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने समझ भी लिया है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जिसको हिंदी में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, तो संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का यहाँ भी पालन होता है। आइडियल गैस की बात करें, आदर्श गैसों के अणुओं की मध्य टक्कर, तो ये किस प्रकार की टक्कर है? ये है आपकी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर का एक एग्जाम्पल। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करें तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है कि ये पार्टिकल अगर चिपक जाए टक्कर के बाद में, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर का। तो जब संवेग संरक्षण के नियम हम यहाँ पर लगाते हैं अप्रत्यास्थ वस्तु के लिए, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर कोलिजन क्योंकि दोनों चिपक जाएंगे तो मास m1 प्लस m2 हो जाएगा, और किसी एक वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से अभी इसको समझा भी था। आगे चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, अगर मैं बात करूं इनइलास्टिक कोलिजन की, तो बिफोर कोलिजन ये एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन ये है, तो इसका अंतर जो आएगा वो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी में जो है कमी के बराबर मिलेगा। अब इसको सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन को समझ लेते हैं वन डायमेंशन के अंदर, यानी कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर को हम समझ लेते हैं। अब उससे पहले एक चीज मैंने और लिखी है, देखिए टॉपिक का नाम है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। अब जब भी हम कोलिजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, रेफरेंस फ्रेम की। तो ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमें फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट करने होते हैं, मेजरमेंट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर एक ओरिजिन चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपको लेंथ मापनी है तो आप स्केल पर 0 से शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी मोशन या रेस्ट की पोजीशन आपको बतानी है तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। तो कोलिजन की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जो है इनको दो प्रकार की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास है। एक तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, जिसको लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनको यूज लेते हैं, दोनों को यूज लेने के अलग अलग कारण है। हम ये देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, उसमें काम करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र एक सिंपल सा निर्देश तंत्र जो आपकी अर्थ के ऊपर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूँ वो रूम जो है आपका, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का या एल फ्रेम का। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर अटैच है, तो वो आइडियली जो है आपका रेस्ट में रहेगा, इसलिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ
पर उस फ्रेम की खुद की वेलोसिटी क्या है, 0। तो जो आप देख रहे हैं VCM इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम क्या रहेगा उस फ्रेम का, 0। इसलिए इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, या इसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी हम कहते हैं। हम वापस प्रॉब्लम पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर की। तो आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल M1 है और एक पार्टिकल M2 है, दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से, U1 और U2। आफ्टर कोलिजन मान लीजिए जो है M1 की डायरेक्शन, M1 पहले यहाँ आ रहा था, अब M1 की डायरेक्शन यहाँ हो गई, इसी प्रकार से M2 की डायरेक्शन विपरीत हो गई। तो इस प्रकार की कोलिजन जिसमें कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में किसी प्रकार की वस्तु के अंदर शेप में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें दो चीजें कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इन दोनों नियमों का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको देखते हैं यहाँ से, अगर मैं संवेग संरक्षण के नियम का यूज लूँ तो क्या हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाए, वेक्टर नहीं लगाने का कारण ये क्योंकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वन डायमेंशन में, तो इसलिए मैंने वेक्टर हटा दिए। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, M1 और M2 को सेपरेट करते हुए इक्वेशन 1 हमें मिलेगी। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो हम गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम को देखें, तो यहाँ पर भी क्या है, हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 2 मिलेगी आपको। 2 में 1 को डिवाइड किया हमने, 2 में 1 को डिवाइड किया तो हमें मिला V2 इन टर्म्स ऑफ U1 V1 एंड U2, यानी इक्वेशन 3 मिली। अब इक्वेशन 3 को जो है इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, ये मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें V1 मिलेगा, V1 इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। इसी प्रकार से हम V2 निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ U1 U2। तो हमें V1 और V2 मिल गया। V2 और V1 जो है वो वेलोसिटी है जो कि कोलिजन के बाद में पार्टिकल्स की होगी। तो हम देख सकते हैं मास हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दोनों पार्टिकल की पता है, तो हम उनकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दोनों का मास सेम है, तो V1 U2 के बराबर हो जाएगा और V2 U1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। इट मीन्स कि पहले पार्टिकल का जो वेलोसिटी था और जो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी था, वो कोलिजन के बाद में पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, और जो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसके डिफरेंट केसेस समझ सकते हैं जब M1 इक्वल टू M2, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से हमने एक अभी वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि एक पार्टिकल रेस्ट में है और दूसरा पार्टिकल उससे कोलिजन करता है, तो क्या होगा। तो अगर दोनों का मास सेम है तो क्या होगा, पहले तो हमने देखो U2 0 रखा और ये V1 और V2 निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ U1। अब इसके स्पेशल केसेस है कि जब दोनों का मास सेम हो तो क्या होगा। तो हमने देखा था उस वीडियो में, हमने देखा कि जब एक बॉल रेस्ट में है और दूसरी उससे आके टक्कर करती है, तो पहली बॉल जो रेस्ट में थी वो टक्कर के बाद में उसी वेलोसिटी से चलेगी जो दूसरी बॉल की थी, और दूसरी बॉल रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है मोमेंटम का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अब इसी का एक और केस देखते हैं कि मान लीजिए एक बॉल बहुत बड़ी है और एक छोटी बॉल उससे टक्कर कर रही है। मान लीजिए पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकरा रहा है, पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी अगर रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो पार्टिकल जो टकराया था वो टक्कर के बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। वैसे पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराएगा तो वो वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन एक आइडियल केस में हम ये मान सकते हैं कि ऐसा संभव है। तो इसको बोलते हैं वेग उत्क्रमण, यानी वेग रिवर्सल, वेलोसिटी रिवर्सल। हाँ, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी हाइट से मान लीजिए कोई स्टील की बॉल को एक ऐसी सरफेस पे गिराया जाए कि जो बहुत स्मूथ है, तो आप देखेंगे कि टकराने के बाद में बॉल लगभग उसी हाइट वापस आएगी। या एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो किसी एक बहुत हैवी एटम से टक्कर करता है तो टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स है इस केस के। और इसका उल्टा करें, M2 जो है बहुत छोटा है M1 से, तो क्या होगा, छोटा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल रेस्ट में है, बड़ा पार्टिकल से टकरा रहा है, तो उससे टकराने से क्या होगा, बड़े पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप देख पा रहे हैं। लेकिन छोटा पार्टिकल जो वो दुगनी वेलोसिटी से विपरीत दिशा में आपको जाता हुआ मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, तो
मान लीजिए पहले पार्टिकल की एनर्जी आप ये निकालेंगे बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, तो कितना कमी आई इसकी जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो k1 माइनस k1 प्राइम अपॉन k1, तो आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस u1 प्राइम v1 प्राइम अपॉन u1 प्राइम। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब द्रव्यमान उनका समान है तो टक्कर के पश्चात प्रथम कण स्थिर अवस्था में आ जाएगा और द्वितीय कण प्रथम कण के वेग से गतिशील हो जाएगा, और इस अवस्था में गति ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन की प्रॉब्लम को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है।